हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। आज अपना इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है। टॉपिक नेम वाज देयर ए यूरोपियन रेनेसां इन द 14th सेंचुरी। क्या 14th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसां हुआ था? रेनेसां का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि फिर से जागना। हमने लेसन को यहाँ तक रीड किया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रेनेसां जैसा वर्ड कौन सी सेंचुरी में आया होगा? तो बेटा, रेनेसां वर्ड जो है पुनः जागरण, हम लेसन के बेस पर कहें तो कह सकते हैं कि ये वर्ड 14th सेंचुरी में वहाँ के ह्यूमनिस्ट जो थे, स्कॉलर थे, राइटर थे, उन्होंने किया होगा रेनेसां। और रेनेसां पर सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले थे वो कौन थे? वो जर्मनी के एक स्कॉलर जिसको हम बोलते हैं कौन? बर्कहार्ट थे। और यहाँ पर बर्कहार्ट क्या मानते हैं? यहाँ पर बर्कहार्ट ये कहते हैं कि रेनेसां जो है वो यहाँ पर 14th सेंचुरी के बाद आया था। ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी के बाद और 13th सेंचुरी के बीच में यूरोप में किसी तरह का भी जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और यहाँ पर एक ब्रेक मिलता है। ब्रेक कब से कब तक का है? 600 से लेकर 13th-14th सेंचुरी तक। और वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन में थे 6th सेंचुरी से पहले, वो एलिमेंट्स, वो तत्व हमें फिर बाद में 14th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, ऐसा बर्कहार्ट कहते हैं। तो बर्कहार्ट पर यहाँ पर कौन बोलते हैं? पीटर बर्क, जो एक, हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के जो है ना एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि बर्कहार्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना यहाँ पर एग्जरेट कर रहे हैं। एग्जरेट मीन अतिशोक्ति कर रहे हैं, मतलब वो कुछ ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि ये एक डार्क पीरियड था। ये मुझे एक अतिशोक्ति सा लगता है, इतना अधिक नहीं कहना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? ये एक इंग्लैंड के जो है ना रिसेंट राइटर हैं, नाम क्या है? पीटर बर्क। किसके ऊपर बोलते हैं? बर्कहार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या आपने भी लेसन को पढ़ा है तो क्या आपके मन में क्या आता है कि क्या वास्तव में 6th सेंचुरी यानी रोमन कल्चर के टूटने के बाद और जब इटली के अंदर वहाँ के टाउन्स ट्रेड करने लगते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वहीं से रेनेसां की स्टार्टिंग है? इसमें सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। हो सकता है कि 600 AD और 1400 AD के बीच में यूरोप में कुछ नई इन्वेस्टिगेशन हुए हों, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हों, ऑब्जर्वेशन हुई हों, बट वो लिखी नहीं गई हों। लेकिन ये भी हो सकता है कि वास्तव में यहाँ पर एक जो है ना कंसोलिडेट जो एक चर्च है, और चर्च के साथ साथ यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने रूलिंग सिस्टम को इस तरह जकड़ रखा था कि ये लोग अपनी सोच से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। तो इस पर हम सब अपने अपने जो है ना व्यूज, आइडियाज़ दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो एलिमेंट्स 14th सेंचुरी में हमें यूरोप में दिखते हैं, वो चीज़ें हमें 9th सेंचुरी में फ्रांस में भी देखने को मिली हैं। वो क्या? वो वहाँ किस चीज़, कौन सी चीज़? वो लिटरेचर, वो आर्टिस्ट क्रिएशन, वो बिल्डिंग, वो कल्चर, ये सब चीज़ें कहते हैं कि 9th सेंचुरी में हमें फ्रांस में भी देखने को मिलती हैं।
यहाँ पर यूरोप में जो कल्चरल जो चेंज हुआ है उसमें हम ये मान सकते हैं कि रोम और ग्रीक जो एक क्लासिकल सिविलाइजेशन थी, केवल उसी वो ही जो है ना, उसी को हम एक ये नहीं मान सकते कि ये एक जो है ना रोमन कल्चर को इसी ने उठाया के लिए। यहाँ हम किस चीज़ को ले सकते हैं, यहाँ हम आर्कोलॉजिकल और लिटरेचर, यहाँ पर हम उसकी रिकवरी को भी लेंगे। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन या स्कॉलर ये भी मानते हैं कि जब रोम और ग्रीस के अंदर ये सिविलाइजेशन थी तो किसी भी मायने में एशिया और दूसरे जो कंट्री थे वहाँ की टेक्निक और वहाँ की स्किल रोमन और ग्रीक लोगों की तुलना में कम डेवलपमेंट नहीं थी। ये बताया जाता है कि यहाँ पर नेविगेशन हो चुका है। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा जो अपने लेसन में इंक्लूड नहीं है। 1453 के अंदर जब तुर्किश लोगों ने कस्तुनतुनिया यानी बाइजेंटाइन एम्पायर यानी इस्तांबुल पर अटैक किया तो यहाँ पर रहने वाले क्रिश्चियन लोग अपनी जो टेक्स्ट थी, अपने जो ग्रंथ थे, उनको उठाकर उन मुस्लिमों के डर के से वेस्टर्न यूरोप में ले गए थे और वहाँ पर जो है ना इन्होंने फिर इसको एक्सपोज किया है। उसके बाद यहाँ पर पहले सब कुछ किससे जुड़ा हुआ था, लैंड रूट से ट्रेड होता था, बट बाद में कोलंबस और वास्को डी गामा ने एटलांटिक ओशियन में उतर करके बहुत लंबी डिस्टेंस तक जो है ना सी रूट की ट्रेवलिंग की है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी जो अपना एंशिएंट लिटरेचर था, अपने का मतलब यहाँ क्या है, ग्रीस का, रोमन का, तो वहाँ पर पेट्रार्क और दांते ने इन सब बहुत सारी जो ये बुक्स थी, टेक्स्ट थे, इनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया। इसलिए पेट्रार्क को ह्यूमनिस्ट कल्चर का फादर कहा जाता है, पेट्रार्क को। यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने जो प्रिस्ट लोग थे और जो चर्च थी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 6 सेंचुरी BC AD से लेकर 14 सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को कुछ स्कॉलर हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये रियल में एक ऐसा पीरियड था जहाँ बहुत हद से ज़्यादा सिंपलीफिकेशन था, जिसको ये मानते हैं कि एक यानी कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, सिंपलीफिकेशन इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल थी। वो लोग कहीं से भी जो है ना अमर्स उठ नहीं रहे थे, एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, लोग जो है ना अपनी चर्च और अपनी लॉर्ड की एस्टेट से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये बदलाव कब आया, जब 1453 में जब तुर्किश लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल पर अटैक किया तो वो वहाँ के क्रिश्चियन लोग रोमन और ग्रीक से रिलेट टेक्स्ट को उठा करके अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट यूरोप की ओर भागे और वहाँ पर बाद में उन्होंने इन बुक्स को एक्सपोज किया। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान यहाँ से अमर्ज हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में बहुत रोम जो थी, यूरोप जो था वो हमसे आगे नहीं था। हम जब यूरोप के साथ ट्रेड के थ्रू ट्रेड हमारे साथ हुआ तो
यूरोप ने केवल ग्रीस और रोम से ही नहीं सीखा, बल्कि इंडिया, अरब, ईरान, इराक, चाइना और मिडल एशिया से भी उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कौन सी? चाहे वो स्किल्स की हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, या फिर वो दूसरी चीज़ें हों, ये केवल रोम और ग्रीक से ही वहाँ पर रेनेसा नहीं आया। इस टाइम की एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर एक प्राइवेट और इसके साथ साथ पब्लिक, ये दो अलग अलग जो है ना स्फीयर बन गई, पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक स्फीयर क्या है, प्राइवेट स्फीयर क्या है? पब्लिक स्फीयर के अंदर क्या है कि एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ फॉर्मल रिलीजन, ये दो चीज़ें हम पब्लिकली ले सकते हैं कि गवर्नमेंट, एरिया ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्मल रिलीजन। तो हम पर्सनल उसमें, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट में कौन सा स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर में क्या चीज़ आएंगी? यहाँ पर आएगी फैमिली और पर्सनल रिलीजन। यानी अब क्या है, अब यूरोप के अंदर 14वीं सेंचुरी के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सोसाइटी 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री, अब वो चीज़ें जो है ना यहाँ से गायब हो गई हैं। अब कोई भी पर्सन जो है अपने बेस पर कोई भी वर्क फ्रीली जो है ना इंडिपेंडेंटली फिर फ्रीली जो है ना वो कर सकता है। अब वो कि इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर अब कोई भी पर्सन बहुत स्किल्ड है, उसने कुछ काम किया है, तो अब उसकी आइडेंटिटी बनती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा सब कुछ एक ग्रिड के अंडर में था। तो यहाँ पर अब जिसके पास नॉलेज है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी पर्सनल तौर पर बनी हुई है। हमें ये नेम क्यों सामने आए? पेट्रा, न्यूटन, कोपरनिकस, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, विंची, माइक एंजेलो। तो ये सब चीज़ें कब निकल के आई? जब वहाँ पर जो है ना ब्रेकअप हुआ, किस चीज़ का? एक डार्क पीरियड का जो है ना अंत हुआ, तब हमें ये सब चीज़ें निकल के आई। तब ये चीज़ें किसी व्यक्ति ने जब उसकी डिस्कवरी की है तो उसके नाम के साथ उसकी जो है ना ये डिग्री भी साथ में ये डिग्री जो है ना ऐड हुई है। नहीं तो पहले ये सब कुछ ग्रिड के साथ जो है ना ऐड हो जाता था। यहाँ पर हम और एक चीज़ देखते हैं, लैंग्वेज। एंशिएंट टाइम में, ग्रीक के टाइम में और रोमन के टाइम में यहाँ पर रोमन और लैटिन लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर ये यूरोप के अंदर 14वीं सेंचुरी के बाद वहाँ पर स्टेट बनने शुरू हो जाते हैं, डायनेस्टी बेस पर स्टेट बनने शुरू हो गई। और जो स्टेट बनता गया वो अपनी लैंग्वेज को जो है ना पहचान देता गया। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर पुर्तगीज बोली जाती थी वो पुर्तगाल, स्पेनिश बोली जाती थी वो स्पेन, इंग्लिश बोली जाती थी वो इंग्लैंड, स्कॉटिश बोली जाती थी वो स्कॉटलैंड, इटालियन बोली गई वो इटली जो है ना एक नेशन बने। तो इस तरह अब जो है ना लैंग्वेज बेस पर 14वीं सेंचुरी के बाद हम कह सकते हैं कि 16वीं सेंचुरी में वहाँ डायनेस्टीज ने जब रूल शुरू किया तो वहाँ पर स्टेट का बनना भी पॉसिबल होगा। वो स्टेट वहाँ की लैंग्वेज बेस पर बनने शुरू हो गए। हमने पढ़ा है 1871 में जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हुआ, तो यूनिफिकेशन किस बेस पर हुआ था? बिस्मार्क ने यहाँ पर उस एरिया के लोगों का यूनिफिकेशन किया जो जर्मन बोलते थे। 1861 में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर काउर ने, मेजनी ने और गैरीबाल्डी ने जब यहाँ के यूनिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो कौन लोग जो आज हमें इटली दिखाई दे रहा है,
तो ये इटली आज हमें जिसकी जियोग्राफी जो है ना कुछ अलग टाइप की है। तो क्यों है? क्योंकि इस एरिया के अंदर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो हम आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि क्या यूरोप के अंदर 14वीं सेंचुरी में जो वर्ड यूज हुआ है गनेसा, क्या वो गनेसा 14वीं सेंचुरी के बाद आया है? तो हम ये यहाँ पर इन जो स्कॉलर हैं, कौन कौन है यहाँ पर? पीटर बर्क हैं, यहाँ पर जर्मनी के जो है ना बर्कहार्ट हैं, उनके ये थ्योरी को हमने सामने रख के बताना पड़ेगा। और हम अपने आइडिया भी इसमें दे सकते हैं कि हमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते कि 6 सेंचुरी से लेकर के 13 और 14 सेंचुरी के बीच में वहाँ पर कोई डिस्कवरी, कोई इसके साथ साथ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो या कोई एक्सपेरिमेंट साइंस से रिलेट हुआ हो। जब ये चीज़ें आई तो वो ब्रेकअप ही हो गया, यानी वो डार्क पीरियड ख़त्म हो गया और एक गनेसा यानी पुण्य जागरण मीन जो यूरोप के अंदर जो एलिमेंट 14 सेंचुरी में दिखाई दिए वो जो 6 सेंचुरी एडी में थे रोम में, वो फिर से आ गए। ये ही क्या है? पुण्य जागरण, ये ही है गनेसा। तो आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट। मैं एक बार फिर से वो कंट्रीज नेम बता देता हूँ जो हमने पिछली लाइव क्लास में किए थे। तो उसमें हमने क्या किया था बेटा? थाईलैंड कंट्री के नीचे यहाँ पर जो है ना क्या है? मलाया, मलेशिया भी बोलते हैं इसको। और इसके साउथ में यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, जिसकी कैपिटल भी सिंगापुर है। ये एक यूएनओ की तरफ से ये एक कंट्री जो ना है। तो क्या है ये? मलेशिया, ये सिंगापुर और इसके यहाँ पर एक ऐसे लोकेशन में आपको मिलेगा जिसका नाम है सुमात्रा। और इसके ईस्ट में ये कंट्री है, बोलते हैं जावा, मलेशिया या मलाया, सुमात्रा, जावा। और इसके थोड़ा सा इस साइड में ये मैं बता दूं कि यहाँ पर ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, इसमें 2 ही मेन कंट्री हैं, एक ऑस्ट्रेलिया खुद और एक न्यूजीलैंड के ये दोनों आइलैंड हैं जिनकी कैपिटल वेलिंगटन है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है। तो इस तरह बेटा अपने ये टॉपिक और ये लेसन और ये एशियन 5 कंट्रीज आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।